इन लोगों ने स्वीकारा नहीं है कि इनके वोट की पावर भी उतनी है जितने राष्ट्रपति मुर्मू की है, वही वोट पावर मेरा। भारत की जनसंख्या की बात कर रहे हैं। हाँ, पूरे 4% लोग ऐसे भी है जो विशेष योगदान विशेष योगदान की नेता की बात और गधे की लात। कब किसको पिछले 5 साल में 1000 लोगों को ऋण मिला है। स्कूटी योजना से भी लोगों को आवागमन का संसाधन हुआ तो उनकी पहुंच बढ़ी है। राजस्थान में इसकी सर एग्जैक्ट क्या लगभग 21 लाख से ऊपर जनसंख्या है। बारिश करना ना वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है और ना फसल के लिए फ़ायदेमंद। की जो डिसेबिलिटी है वो कितने प्रतिशत में आते हैं? विशेष योग्यजन की कैटेगरी में आते हैं जिनको मोदी सरकार ने दिव्यांगजन कहा है, लेकिन नाम जरूर बदला है, काम अभी कुछ बदला नहीं है। जय हिंद, मैं मणिकांत गरेरी और आप देख रहे हैं आज का भारत। तो आज मैं इस वक्त जयपुर के सेंट्रल पार्क में बैठा हूँ। मेरे साथ एक शख्स है जो काफ़ी पढ़े लिखे हैं, लेकिन ये विशेष योग्यजन में आते हैं। इनसे ही बात करेंगे, इनका क्या नाम है होंगे, और राजनीतिक मुद्दे पे भी बात करेंगे कि डिसेबिलिटी जो वर्ग है, जो संगठन है, वो इस बार किनके तरफ रुझान करेंगे अपना, क्योंकि बड़ी तादाद में जो है पूरे भारत में और राजस्थान कहे तो राजस्थान में भी काफ़ी जनसंख्या में जो है इनकी तादाद है। तो सबसे पहले इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है सर आपका? हाँ, नमस्कार जी। आज के भारत चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरा नाम रतनलाल बैरवा है। विकलांग आंदोलन 2016 संघर्ष समिति में मैं प्रदेश संयोजक के पद पर हूँ और ये जो संगठन है वो पूरे राजस्थान के तमाम सेवा संगठन संस्थानों को मिला करके बनाया हुआ एक संगठन है जिसमें लाखों की संख्या में लोग हैं। ये संगठन वो संगठन है जो जिस तरीके से गवर्नमेंट के पास चुपचाप साइलेंट रूप से जो काम करने वाले लोग हैं, उन सभी लोगों को मैंने एकत्रित कर रखा है और वो अपनी अपनी पीड़ाएं और अपनी अपनी बातें इस संगठन के माध्यम से सरकार तक पहुंचाते हैं। इसमें हम लोग विकलांग व्यक्तियों के लिए जागरूकता का हम ट्रेनिंग उनको देते हैं कि कहां पर कैसे मुद्दे हमको उठाने चाहिए और कब किस स्टेज पे किस मंच पे हमको बोलना चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं ना कि तो सबसे पहले मैं सर ये जानना चाहूँगा कि आपकी जो डिसेबिलिटी है वो कितने प्रतिशत में आते हैं आप? देखिए वैसे, और ये कितने प्रतिशत से शुरू हो जाता है? हाँ, वैसे अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो हमें 4% विकलांगजन लोग माने गए हैं। और तो सर ये अच्छा, आप पूरे भारत के जनसंख्या की बात कर रहे हैं? हाँ, पूरे 4% लोग ऐसे भी है जो विशेष योग्यजन विशेष योग्यजन की कैटेगरी में आते हैं जिनको मोदी सरकार ने दिव्यांगजन कहा है, लेकिन नाम जरूर बदला है, काम अभी कुछ बदला नहीं है। और इस 4% है, इसको हमारे संख्या बढ़ा करके इसको 21 प्रकार की विकलांगताओं में विभाजित कर दिया गया है। अब मैं इसके बारे में भी आपको बताना चाहूँगा कि 4% जो विकलांगताओं को माना गया है, उनको राजकीय सेवाओं में जो सरकारी नौकरियां हैं उनमें 4 प्रकार की कैटेगरी वाले लोगों को ही इन्वॉल्व किया जाएगा। डेफ एंड डम, ब्लाइंड, विजुअल इम्पेयर्ड और जो ऑर्थोपेडिकल हैंडीकैप जो साथी हैं और ऑटिज्म, ये 4 प्रकार के लोगों को ही सरकारी नौकरियों में अप्लाई करने का हक है, अधिकार है। दूसरी बात, जो 21 प्रकार की विकलांगता बताई गई है, मैं उन साथियों को क्लियर कर देना चाहता हूं। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि अब 21 प्रकार की विकलांगता हो गई, हमारा आरक्षण 21% होना चाहिए। नहीं मित्रों, आप लोग थोड़ी गंभीरता से पढ़िए संविधान को और आपके विधान को पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उसमें 21 प्रकार की जो विकलांगता है उनको सरकारी योजनाओं में लाभ मिल सकता है। मान लो किसी का कोई एसिड से हुआ है ना, तो उसको सरकारी योजना का लाभ मिल रहा है, तो वो सरकारी नौकरी में लाभ नहीं ले सकता है, वो योजना में लाभ ले सकता है। तो इसी तरीके से वो जो अपने 12, 13, 14 जो विकलांगता के प्रकार हैं वो योजनाओं में लाभान्वित करने के लिए है और उससे हमें किसी को तरह से कोई तकलीफ भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से हमारे परिवार में अगर कोई सिटीजन बन जाता है, कोई वर्द बन जाता है, तो उस वर्द व्यक्ति को अपन अगर मान लो उसको होकर की ज़रूरत है तो होकर देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, ये परिवार की भी जिम्मेदारी बनती है, सरकार की बनती है। मान लो किसी की छड़ी की आवश्यकता है, बुढ़ापा आएगा तो छड़ी चाहिए, तो छड़ी की उसकी ज़रूरत है, तो हम उसको कतई वो नहीं सोचते हैं कि वो हमारे अंदर क्यों आया। नहीं, हमारा तो संख्या बल बढ़ा, लेकिन जो दिक्कत आ रही है वो कहाँ आ रही है कि हमारी जो 4% जो भागीदारी है वो सरकारी नौकरियों में भी है, लेकिन वो पूर्णतः भरा नहीं जाता उस कोटे को। क्या करते हैं कि जैसे मान लो डेफ एंड डम का साथी नहीं आया, उसको खाली छोड़ देंगे। चलो एक भर्ती में खाली छोड़ दिया, लेकिन उसको दूसरी भर्ती में भरने का है, उसको दूसरी में भी खाली छोड़ देते हैं, और तीसरी में जब नहीं आएगा तो गैर विकलांग व्यक्ति से भर देते हैं। आज भी गैर विकलांग व्यक्ति से भरा, आज भी अभी लेटेस्ट भर्तियों में भी मेरे पास ऐसे कई उदाहरण हैं जो विकलांग की पोस्ट में गैर विकलांग व्यक्ति को बिठा दिया गया है। चलिए, तो सर अभी जो राजस्थान में चुनावी सरगर्मी का माहौल है, तो ऐसे में हम चुनाव मुद्दों पे ही ज़्यादा बात करना
चाहते हैं। ओके। तो सर ये हम जानना चाहते हैं, ये जो विशेष योग्यजन हैं हाँ। और जिनकी आप 4% संख्या बता रहे हैं, तो अपने आप में ये बहुत बड़ा संख्या है। हाँ। और राजस्थान में इसकी सर एग्जैक्ट क्या लगभग 21 लाख से ऊपर संख्या है। प्रतिशत? ये जब 2011 की जनगणना के अनुसार अगर बात करते हैं, 21 लाख राजस्थान हाँ, में। राजस्थान में 21 लाख डिसेबिलिटी हैं और आज ये कम से कम 6 से 7 लाख के बीच में तो पेंशन दे रहे हैं, हाँ, पेंशन दे रहे हैं। और कई लोग कर्मचारी भी हैं, कई लोग बिजनेस में भी हैं, वो पेंशन नहीं ले रहे हैं। तो इसका मतलब है इतना है हमारा। और एक परिवार में अगर 5 लोग भी मानते हैं तो आप समझ लो कि हमारी संख्या लगभग वोट की कैपेसिटी जो है काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि चाहे वो बीजेपी या कांग्रेस हो, लेकिन हमारे वोट की कीमत अभी तक इनको पहचान में तो नहीं आई है। इन लोगों ने स्वीकारा नहीं है कि इनके वोट की पावर भी उतनी है जितने राष्ट्रपति मुर्मू की है। वही वोट पावर मेरा है, सही बात। वही मेरे नहीं दिखाई देने वाले जो ब्लाइंड साथी उसका है, जो नहीं बोल सकता, नहीं सुन सकता, उसका भी उतना ही है। लेकिन ये हमारी वोट बैंक को नहीं समझते हैं। तो सर इन्हीं मुद्दों पे हम बात करना चाहते हैं कि इस बार जो विशेष योग्यजन है, आप 21 लाख तादाद बता रहे हैं और एक घर में 5 के हिसाब से दिखाई, तो लगभग करोड़ों की तादाद में वोट संख्या, वोटिंग पावर है आपके पास। तो क्या आप मौजूदा सरकार के साथ जाना चाहेंगे आप लोग, या परिवर्तन लाना चाहेंगे राजस्थान में, या इसको गुप्त रखना चाहते हैं, मतलब किस हिसाब से? देखिए, मैं आपको कुछ चीज़ों को लेकर के एनालिसिस कर देता हूँ कि पिछले 7-8 साल में जो राजस्थान में विकलांगजन लोगों की जागरूकता आई है, वो इतनी अच्छी आई है कि आज हर जगह पर व्यक्ति अपनी बात को रखने का अधिकारी बन गया है। तो मैं ये बात अपनी तरफ से ये नहीं कह सकता, इंश्योर नहीं कर सकता कि हम किस पार्टी को वोट देंगे। लेकिन देखिए, गहलोत साहब की नीतियों के बारे में बात करेंगे और जो पहले की बीजेपी गवर्नमेंट थी उसके बारे में बात करेंगे। कांग्रेस गवर्नमेंट में हमारी पहुँच और लोगों की सुनवाई का जो नज़रिया है उसमें थोड़ा सा बहुत आसान है। हम किसी भी अधिकारी से, कर्मचारी से जाकर के डायरेक्ट फेस टू फेस बात कर सकते हैं। लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट में ऐसा नहीं था। बीजेपी गवर्नमेंट में पता नहीं वो लोगों की मानसिकता हमारे प्रति क्या होती है। हो सकता है वो मनोवाद हो सकता है उनके अंदर कुछ ऐसी विचारधारा हो कि हम किसी काम के ही नहीं है उनके लिए। तो वो हमें देख कर के मतलब है ना, चेहरा फीका कर लेना, बात को कड़क के बोलना और सवाल जाते, जैसे मान लो मैं 10 किलोमीटर से चल के आया हूँ, ऊपर सेकंड मंजिल पे अधिकारी बैठा हुआ है, मैं ऊपर चढ़ के गया हूँ, मेरा सांस तो वैसे ही कम हो गया। वहाँ जाते गेट में नहीं घुसते उससे पहले पूछता है, बोल कैसे आया। ये बीजेपी गवर्नमेंट की बात, मेरे खुद के अनुभव बताता हूँ। तो सर जैसे आपने बोला कि बीजेपी, 2 चीज़ें आपके बातों से निकल के आती है। हाँ। कि पिछले 7-8 सालों में जो है आप लोगों की जागरूकता बढ़ी है और संपर्क भी अधिकारियों से डायरेक्ट होने लगा। हाँ। लेकिन दूसरी बात आपने बोला कि राजस्थान में कि गहलोत के सरकार में, कांग्रेस की सरकार में आपके लिए आसान रहा है किसी भी अधिकारी से बात करने का। हाँ। तो ये 2 बातें हैं सर, 7-8 सालों में जागरूकता आई है। हाँ। तो इसका श्रेय आप सोशल मीडिया को देना चाहेंगे? बिल्कुल, इसमें सोशल मीडिया को देना चाहेंगे तो ये किसकी देन है? केंद्र सरकार मोदी की, और दूसरी बात गहलोत सरकार के कार्यकाल में जी आपका बहुत आसान रहा है कहीं भी संपर्क साधना। तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें तो बात यह है कि डिजिटल भारत हुआ है। डिजिटल भारत में केवल विकलांग व्यक्तियों को ही आसानी नहीं हुई है, ये तो नेताओं को और ज़्यादा आसानी हुई है। क्यों? क्योंकि उनका जो बात है वो आम जनता तक पहुंच रही है और जो जितने भी घिनौनी हरकतें जनता के लिए कर रहे हैं वो भी आम जनता देख रही है। ऐसा नहीं है, सबके लिए क्लियर है। लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से एक गरीब तबका, एक अंतिम पायदान पर बैठा व्यक्ति भी अपनी बात को सर्वोच्च स्थान पर पहुंचा सकता है। लेकिन भारत सरकार ने जो प्रिंट मीडिया था या जो मेन स्ट्रीम मीडिया था उसको तो पूरे कब्जे में कर लिया। आज ऐसा कोई मेन स्ट्रीम मीडिया किसी विकलांगता को लेकर के कोई सवाल ना किसी भी राज्य की सरकार से पूछता है और न ही कोई सवाल जवाब वो करता है। मोदी जी ने नाम जरूर बदला लेकिन अभी तक कोई काम नहीं बदला। रोज़गार के बारे में मोदी जी की तरफ से कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया है। यहाँ की गवर्नमेंट में कई सारी चीज़ें, मुख्यमंत्री स्वरोजगार के लिए 5 लाख का ऋण दिया जाता है, उसमें व्यक्ति अपनी तरफ से रोज़गार करने के लिए करें। आज कम से कम, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन राजस्थान में पिछले 5 साल में 1000 लोगों को ऋण मिला है। 1000 लोगों को बैंकों से ऋण मिला है। उन्होंने छोटी दुकान, बड़े मकान जो भी किया है, काम शुरू किया है। यहाँ पर स्कूटी योजना हुई तो स्कूटी योजना से भी लोगों को आवागमन का संसाधन हुआ तो उनकी पहुँच बढ़ी है। हम जाने आने में तो परेशान हैं, वहाँ तक हम पहुँचे तो हमें रोज़गार मिला है। कोई क्या काम कर रहा है, कोई कुछ करने लगा है ना। तो ये भी बात है। तो मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि पूरे राजस्थान में जहाँ भी जो विकलांग व्यक्ति सक्रिय हैं, उनके संस्थान संगठन सक्रिय हैं, वो लोग बखूबी समझ चुके हैं कि कौन सा चेहरा हमारे लिए काम करने वाला था, किसने हमारे लिए क्या काम किए, और काम को देख करके अगर उनको वोट देंगे तो मेरी दिली इच्छा तो यही है कि मैं ये नहीं कहता कि आप बीजेपी को वोट मत दीजिए या कांग्रेस को वोट दीजिए, लेकिन दीजिए जो आपके भले की बात सोचता हो, जो आपके हक की बात करता हो, जो आपको मंच पे जगह देता हो, जो आपके प्रति स्वाभिमानी रखता हो, आपके प्रति संवेदनशील हो, जो आपकी भावना को समझता हो, आपके लिए बाधा रहित वातावरण बनाने की बात करता हो। चाहे वो कोई सा भी एमएलए एमपी खड़ा हो, आप उस व्यक्ति को देखिए और उसी व्यक्ति की हम विचारधारा पर बात कर रहे हैं। सर एक चीज़ और, एक सवाल और मेरा है कि राजस्थान में कई बार
थर्ड फ्रंट जो है बना है वो मजबूती से जो सामने आया है राजस्थान की जनता के सामने, लेकिन उनका खासा प्रभाव आज तक के इलेक्शन में जो है कभी नहीं देखने को मिला है, जहाँ तक आपको भी पता होगा। तो इस बार फिर से एक थर्ड फ्रंट बन के आया है। हनुमान बेनीवाल जी के सानिध्य में जो है उनकी पार्टी बोल रही है कि हम इस बार किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं कर रहे हैं, हम एक थर्ड फ्रंट को मजबूती से लेकर आएंगे। और उनके जो कुछ युवा समर्थन है, ज़्यादातर समर्थक है, वो एकदम ज़ोर शोर से बोल रहे हैं कि थर्ड फ्रंट ही किंग मेकर होगा। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं एक बात आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग अपनी बात को रखते होंगे, लेकिन मैं एक बात जानता हूँ कि नेता की बात और गधे की लात कब किसको पड़ जाए ये पता नहीं है ना। तो हनुमान बेनीवाल जी भी अच्छे इंसान हैं होंगे, लेकिन अभी तक मैंने जो देखा विकलांग व्यक्तियों के प्रति तो उनकी भी कोई संवेदनशीलता मुझे नज़र नहीं आई जितनी मिस्टर गहलोत साहब की है। ये क्लियर है। तो इससे तो सर क्लियर हो रहा है कि आपकी जो तादाद है वो कहीं ना कहीं गहलोत सरकार की तरफ ही रुझान देखने। मैं ये नहीं कहूँगा, देखिए मेरी तरफ से, क्योंकि हो सकता है मेरा रुझान हो, लेकिन मैं आम जनता को ये संदेश नहीं दूंगा कि आप इसको दीजिए। क्यों? क्योंकि आने वाली गवर्नमेंट कोई भी हो, लेकिन हमारा मूवमेंट तैयार होगा और अब जो कमियां रखी इस गवर्नमेंट ने वो आने वाली गवर्नमेंट में हम पूरी करवाएंगे। ये हमारा खुला चैलेंज है और खुली बात खुले मंच पर कहना चाहता हूँ। और ये बात मैं आम जनता से भी कहना चाहता हूँ कि जो आपके गरीब विकलांग बच्चों के बारे में, बेटियों के बारे में, परिवार के बारे में जो सोचते हों, जो आपकी बातों को, आपकी पीड़ा को लेकर के समझते हों, जो आपके अपने इन शरीर के जो क्षतिग्रस्त अंग वाले व्यक्ति हैं उनके प्रति जिन लोगों ने संवेदनशीलता दिखाई, आप उनको वोट कीजिए, उनके हक में आप अपने ताकत को बढ़ाइए और उन्हें चुनाव जिताइए। मैं ये नहीं कहता कि आप उसको मत दीजिए, उसको दीजिए, नहीं। चलिए, तो आपने देखा कि एक हमारे साथ योग्य जन थे, काफ़ी समझदार व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे हैं। अब इनकी डिसेबिलिटी जो है कितने प्रतिशत है सर? मेरी डिसेबिलिटी 80% है। 80%। हाँ। तो आपने देखा कि 80% डिसेबिलिटी होने के बावजूद ये हर एक प्रश्न का जो है एकदम शानदार तरीके से जवाब दिया है। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को सभी विशेष योग्य जनों तक जो पहुँचाने में मेरी मदद करें। अभी के लिए इतना ही, आप बने रहिए, धन्यवाद।